हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव पीसीएस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 20 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। आज हम चर्चा करेंगे 20 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये करंट PDF आपको पर डे फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। बेसिक क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ के प्रबंधन को रोकने के लिए, मतलब बाढ़ प्रबंधन करने के लिए कितने करोड़ डॉलर का ऋण दिया है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन है 105 मिलियन डॉलर, 125 मिलियन डॉलर, 110 मिलियन डॉलर या 145 मिलियन डॉलर। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 145 मिलियन डॉलर। 145 मिलियन डॉलर की सहायता की है वर्ल्ड बैंक ने। किसको? पश्चिम बंगाल सरकार को। किसके लिए की है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सिंचाई सेवाएं तथा बाढ़ प्रबंधन को करने के लिए। बात करें अगर हम दामोदर नदी घाटी परियोजना की, तो मैं आपको बता दूं, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1948 से। तो ये सवाल जियोग्राफी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं व्याख्या इसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये जो परियोजना आ रही है, ये जो 145 मिलियन डॉलर मिलेंगे, इससे 5 जिलों के 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ से बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। जो मैंने ऊपर आपको बताया वही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो इसमें नोट नहीं है, वो ये कि ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? ठीक है, किस सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। क्यों की है? ताकि किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सके, ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3, किशोर बियानी का फ्यूचर कंज्यूमर ग्रुप ने राइट्स इशू के द्वारा कितने करोड़ रुपए को जुटाने की घोषणा की है?
इस सवाल की पहले आपको भाषा समझनी होगी, तब आप इस सवाल को समझ पाएंगे अच्छे से। देखो भैया, जानो जरा इसके बारे में। तो ये व्यक्ति हैं किशोर बियानी, ठीक है। ये एक उद्योगपति हैं और इनका जो समूह है उसको हम कहते हैं फ्यूचर ग्रुप। ध्यान रखना, इनका जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर ग्रुप। अब रिसेंटली हुआ ये कि फ्यूचर ग्रुप पर काफ़ी बड़ी उधारी, तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की उधारी इनके ऊपर थी, जिसको इन्हें चुकाना था। अब ना चुका पाने की स्थिति में कंपनी दिवालिया भी हो सकती थी, इसलिए कंपनी ने अपने ऊपर जो लोन था, ठीक है, अपने ऊपर जो ऋण था, जो उधार था, उसको चुकाने के लिए राइट इशू का सहारा लिया। ठीक, अब राइट इशू क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। तो जब भी किसी कंपनी को, ठीक है, पैसे की आवश्यकता हो तो वह क्या करती है? राइट्स इशू जारी करती है। राइट्स इशू में क्या होता है? राइट्स इशू में कंपनी के जो शेयर होते हैं, जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं, उनको कंपनी एक विशेष ऑफर देती है। ठीक है, जब किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी अपने शेयर धारकों को, जैसे आपने किसी कंपनी में कोई शेयर खरीद रखा है तो उसमें आपको एक ऑफर मिलेगा। ऑफर क्या मिलेगा? ऑफर ये मिलेगा कि कंपनी आपको 1:4 के अनुपात में राइट्स इशू दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंपनी धारकों के पास 4 शेयर हैं, जिन कंपनी के शेयर धारकों के पास 4 शेयर हैं, वो 1 शेयर और खरीद सकते हैं। बात समझ में आ पा रही नहीं आ पा रही है? ठीक है, जब किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है तो धन प्राप्त करने का एक तरीका है राइट्स इशू जारी करना। इसमें क्या करती है कंपनी? अपने शेयर धारकों को शेयर बेचती है फिर से, लेकिन सबको नहीं, उन शेयर धारकों को। जैसे मान लीजिए इसमें एक अनुपात सेट किया जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर अनुपात लिया, कितना हमने अनुपात लिया? 1:4 का। तो 1:4 के अनुपात में राइट्स इशू दिए जाएंगे। 1:4 का मतलब ये हुआ कि जिन शेयर धारकों के पास कंपनी के 4 शेयर हैं, वो कुछ और पैसा देकर के 1 शेयर और खरीद सकते हैं। ठीक है, नियम उन्हीं पर लगेगा जिनके पास कम से कम 4 शेयर हों। अगर आपके पास 4 से कम है तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इससे होता क्या है कि जो कंपनी के शेयर धारक हैं वो इस बात के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि चलिए 4 शेयर हैं और सस्ते में मिल रहे हैं तो 1 और खरीद लेते हैं, यहाँ पर 4 से 5 हो जाएंगे, है ना। तो जो शेयर धारक हैं उनको ये थोड़ा सा लालच रहता है कि चलिए 4 से 5 हो जाएंगे, हमारी कंपनी में शेयर बढ़ रहे हैं। कंपनी को क्या लाभ होता है? तो कंपनी को लाभ ये होता है कि कंपनी को धन की प्राप्ति हो जाती है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कितने करोड़ रुपए जुटाए, तो इससे क्या होगा? कंपनी को धन की प्राप्ति हो जाएगी। कंपनी को दूसरा लाभ ये भी है कि कंपनी के जो शेयर धारकों की संख्या है वो उतनी की उतनी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया शेयर धारक नहीं जुड़ा है। जिनके पास ऑलरेडी 4 हैं वही 1 और खरीद रहे हैं, तो कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनकी संख्या वही रहती है और कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है राइट्स इशू। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही आया होगा ये राइट्स इशू क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूचर कंज्यूमर ग्रुप ने राइट्स इशू के द्वारा कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं, ये यहां पर प्रश्न है। ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 300 करोड़। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप ने राइट्स इशू जारी करके 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। मतलब उन्होंने कहा है हम कर लेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं राइट्स इशू आपको समझ में आए होंगे। तो आप देख सकते हैं किशोर बियानी के फ्यूचर कंज्यूमर ग्रुप ने राइट्स इशू के द्वारा 300 करोड़ रुपए जुटाए जाने की घोषणा की है ना, जिसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अब ये शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। AITA ने AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ये है विद्यार्थियों क्या है?
ये है AITA, मतलब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने अंकित रैना तथा दिग्विजय शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की है? ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अंकित रैना तथा दिग्विजय शरण को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है ना? ऑप्शन है खेल रत्न, भारत रत्न, राजीव गांधी रत्न या अर्जुन पुरस्कार। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ दिन पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय ने ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। तो उसमें आवेदन ये AITA ने भी दिया है। अंकित रैना और दिग्विजय शरण को उन्होंने नॉमिनेट किया है। अच्छा, किस पुरस्कार के लिए किया है? तो ध्यान रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार के लिए किया है। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अंकित रैना और दिग्विजय सिंह को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है अपनी ओर से। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। ठीक है, आप देख सकते हैं अंकित रैना तथा दिग्विजय शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए जाने की घोषणा की है, जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ब्रिटिश अवार्ड, अमेरिकी अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड या जापानीज अवार्ड। ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही जवाब है विद्यार्थी वो है ब्रिटिश अवार्ड। किसने दिया है? तो मैं आपको बता दूं, द सिख ग्रुप एक संस्था है विद्यार्थियों। द सिख ग्रुप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में फैले सिख समुदाय के जो लोग हैं उनको आगे लाने का कार्य करती है। तो इसी कड़ी में द सिख ग्रुप ने पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार जो है मनमीत कौर, उनको ब्रिटिश अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे हम। ठीक, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहां पर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत बाल और मातृ कुपोषण से हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत बाल और मातृ कुपोषण के कारण हुई है? ऑप्शन है 50%, 62%, 68% या 78%। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 68%। भारत में 68% बच्चे या तो बाल कुपोषित होने की वजह से मारे गए 5 साल से कम के, या मातृ कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है, आप इसको याद रखेंगे। आप देख सकते हैं व्याख्या में, इंडिया स्टेट लेवल के लिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 के बाद 5 वर्ष से कम आयु के 68% बच्चों की मौत बाल और मातृ कुपोषण से हुई है, जबकि 83% नवजात बच्चे की मौत जन्म के समय कम वजन होने के कारण हो गई। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। निम्न में से किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने डेवलप किया है सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए? और वो देश है इटली। इटली वही देश है जहां पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इसमें क्या होगा, ब्रेसलेट होगा, है ना, सभी लोग इसको पहनेंगे और ये रेडियो वेव्स पर काम करेगा। ठीक है, ये रेडियो वेव्स पर काम करेगा और जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ज़्यादा करीब आएगा तो ये दोनों जो है रेडियो वेव्स आपस में मिल जाएंगे और ये सूचित कर देंगे कि आपको भैया इस दूरी से ज़्यादा पास इनके नहीं जाना है या इतने ही लिमिट में रहना है ना। तो जब आप किसी भी व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो ये जो ब्रेसलेट होगा आपको वार्न कर देगा कि भैया इससे ज़्यादा पास इनके मत जाओ। ठीक है, तो वो आपको
हल्का सा वाइब्रेशन करके फील करा देगा कि हाँ भैया इनके इससे ज़्यादा पास नहीं जाना है। तो ये है आई फील यू ब्रेसलेट, बनाया है किसने? इटली ने। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मैंने बताया वही इसकी व्याख्या है कि एक रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बास्केटबॉल के किस महान खिलाड़ी के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं? ठीक है, किस महान खिलाड़ी के जूते नीलामी में $5,60,000 में बिके हैं? और इस सवाल का सही जवाब है माइकल जॉर्डन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइकल जॉर्डन के जो जूते हैं इनको नीलामी में $5,60,000 मिले हैं। आप देख सकते हैं बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं। एयर जॉर्डन नाम से कंपनी ने उनके लिए यह खास तौर पर बनाए थे। माइकल जॉर्डन ने इन जूतों से अपने पहले सीजन में शिकागो बुल्स की तरफ से खेलते हुए पहना था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माइकल जॉर्डन किस देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका होमवर्क है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में भर्ती करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? ये तो काफ़ी चर्चा में रही है, न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को इस सवाल का जवाब पता होगा। तो वो साल हैं 3। ठीक है, इंडियन आर्मी ये विचार कर रही है कि हम जो है वॉलंटरी सर्विस स्टार्ट करेंगे युवाओं के लिए। जो भी युवा अपनी स्वेच्छा से इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहें वो कम से कम 3 साल के लिए यहाँ सर्विस कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं 3 साल के लिए। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, आपकी इच्छा हो तो आप आइए, ना इच्छा हो तो मत आइए। ठीक है, इसमें आपको जीडी से लेकर अधिकारी स्तर तक की पोस्टिंग मिल पाएगी। वो डिपेंड करेगा आपकी योग्यता पर कि आप किस योग्य के व्यक्ति हैं, कितनी योग्यता के व्यक्ति हैं, उस हिसाब से आपको ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, अब कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 3 साल के बाद क्या होगा। ये बिल्कुल चर्चा में रहा सोशल मीडिया पर काफ़ी। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि 3 साल तक तो चलो हम जॉब कर लेंगे यहाँ पर। बहुत से लोगों ने, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है चीज़ों को उंगली करने की, तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि चलिए 3 साल तक तो हम आर्मी में काम कर लेंगे, हमें सैलरी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब दिया है प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि जो भी लोग ये 3 साल की सर्विस करके आएंगे उन्हें हम महिंद्रा ग्रुप में नौकरी देंगे। तो ये उन्होंने घोषणा की है। ठीक है ना, जो भी लोग 3 साल बाद जब यहाँ से रिटायर होकर के आएंगे तो उन्हें आनंद महिंद्रा ग्रुप में नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रस्ताव 3 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा पहली बार कर रहा है, या मतलब भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों में जो है वो अनिवार्य सैन्य सेवा है, मतलब आपको करनी ही पड़ेगी हर स्थिति में, है ना। जैसे हम बात करें किसकी, इजराइल की, तो इजराइल में ये बात अनिवार्य है कि हर व्यक्ति को सेना में जाना ही जाना है। ठीक है, हर व्यक्ति को सेना में जाना ही जाना है। एग्जाम्पल के लिए जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बेटा भी इजराइल आर्मी में ही है वर्तमान में। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो अगर कोई व्यक्ति छोटे से अगर कोई इलेक्शन जीत जाए तो फिर तो आप देखते ही हैं, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में जो है वो सर्विस कंपलसरी है आर्मी के लिए, आपको सर्व करना ही पड़ेगा। तो भारत में फ़िलहाल इतनी मारामारी नहीं है क्योंकि भारत में ऑलरेडी इतनी बड़ी हमारी आर्मी है, लेकिन फिर भी आम लोगों को आर्मी से जोड़ने के लिए 3 साल के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? ऑप्शन 7, 10, 2 या 4। और इस सवाल का सही जवाब है 4 साल। उज्ज्वला योजना को रिसेंटली 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, जान लेते हैं जरा उज्ज्वला योजना क्या है। तो आप देख पाएंगे उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग हुई थी कहाँ से? 2016 से, तभी तो 4 साल होंगे। 2016 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, उज्ज्वला योजना का संबंध है किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस कनेक्शन। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वच्छ ईंधन के तौर पर एलपीजी को उपलब्ध करवाया जाए। और इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, इसके अंतर्गत उन्हें सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही भारी सब्सिडी पर जो आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाती है। ठीक, तो ये है उज्ज्वला योजना जिसको 4 साल पूरे हो चुके हैं 2020 में, और इसका संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने से, या हम कह सकते हैं एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि 20 मई से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।